आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। दलाल स्ट्रीट पर एक और खराब हफ्ता देखने को मिला, जहां पे लगातार दूसरे हफ्ते निफ्टी नेगेटिव बंद हुआ। किंतु अच्छी बात यह रही कि बैंकिंग स्पेस से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर गया, जहां पे पॉजिटिव टेरिटरी में हफ्ते का अंत किया गया। पीएसयू बैंक्स में जमकर खरीदारी देखने को मिली। सबसे बड़ा सवाल, क्या निफ्टी में सस्टेन्ड सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और कमजोर सेंटिमेंट्स भी। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,492, 0.89% नीचे। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 83,216, 0.86% नीचे। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,877, 0.17% ऊपर। शुरुआत में रेड फ्लैग ये है कि बुल्स की तादाद कम लग रही है। सबसे अच्छा बुलिश सिनारियो उस चीज को माना जाएगा जहां पे बुल्स और बेयर्स के बीच घमासान छाया हुआ है डोमिनेंस के लिए। किंतु फिलहाल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, जहां पे बेंचमार्क एक नैरो रेंज में फंसा हुआ है इंट्राडे वोलेटिलिटी को लेकर। अहम 4 हेडविंड्स माने जा रहे हैं। पहले तो म्यूटेड Q2 अर्निंग्स भारतीय इंक द्वारा। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले हफ्ते कुल मिलाकर 1633 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। तीसरा, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन अभी भी जारी है, जहां पे रेजोल्यूशन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इस वजह से लगातार दूसरे महीने में शटडाउन जारी रहने के आसार नजर आ रहे हैं। इस शटडाउन की वजह से इकोनॉमिक डेटा में विलंब हो रहा है। और चौथा, पेसिमिज्म है, जहां पे फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा है कि दिसंबर में रेट कट्स के आसार धुंधले नजर आ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण उन्होंने बताया है बढ़ता सर्विसेज इन्फ्लेशन डेटा शटडाउन होने से पहले का। टेक्निकली देखें तो निफ्टी में 25,900 मार्क के ऊपर ही तेजी की पुष्टि लग रही है। निफ्टी पिछले हफ्ते 0.89% नीचे बंद हुआ और नेगेटिव बात यह भी है कि लगातार दूसरे हफ्ते नेगेटिव बंद हुआ। इसके साथ साथ निफ्टी अपने 21 डीएमए के नीचे भी बंद हुआ है, जो अब है 25,611 मार्क पर। फिर भी निफ्टी कैसे भी करके 50 डीएमए के ऊपर है, जो है 25,202। 100 डीएमए के भी ऊपर है, जो है 25,110 मार्क पर। निफ्टी का 200 डीएमए है 24,375 मार्क पर। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर गया 0.17% ऊपर, बावजूद निफ्टी के स्लगिश एक्शन के। और साथ साथ बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के इर्द गिर्द भी घूमता नजर आ रहा है, जो है 58,577.50 मार्क पर। बैंक निफ्टी का 200 डीएमए है 54,003 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.14% ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.05% ऊपर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स की अगर बात करें तो वो भी थोड़े पॉजिटिव बायस के साथ ही व्यापार करते नजर आए, जहां पे निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 0.01% ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 1.66% नीचे गिरा। बुलिश सेक्टर्स रहे निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.05% ऊपर। बेरिश सेक्टर्स रहे निफ्टी मीडिया 3.17% नीचे, निफ्टी इंफ्रा 1.8% नीचे, निफ्टी मेटल 1.71% नीचे, निफ्टी आईटी 1.67% नीचे, निफ्टी एफएमसीजी 1.37% नीचे, निफ्टी एनर्जी 1.34% नीचे, निफ्टी रियल्टी 0.12% नीचे, निफ्टी ऑटो 0.11% नीचे, निफ्टी फार्मा 0.03% नीचे। पिछले हफ्ते के स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया 19.24% ऊपर बंद होने में सफल रहा, जहां पे कंपनी ने एक अच्छे Q2 रिजल्ट्स का प्रदर्शन किया। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 306% ऊपर बढ़ा, जहां पे ये आंकड़ा रुपीस 112.26 करोड़ पर देखने को मिला, जबकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 28% ऊपर बढ़ते नजर आए, रुपीस 559.18 करोड़ पर। अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स 2.89% नीचे गिरता गया, बावजूद कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में इजाफा दर्ज किया 35.21% का, रुपीस 64.31 करोड़ पर Q2 FY26 में। अगर इसकी तुलना की जाती है Q2 FY25 से, जहां पे आंकड़ा रुपीस 47.56 करोड़ पर था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एक्सक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी 10.93% ऊपर बढ़ते नजर आए ईयर ऑन ईयर, रुपीस 962.53 करोड़ पर Q2 FY26 में। 197 कम्युनिकेशंस 3.32% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया रुपीस 21 करोड़ पर Q2 FY26 के लिए, जो शार्पली लोअर रहा। अगर इसकी तुलना हम करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीस 930 करोड़ से Q2 FY25 के। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 24% ईयर ऑन ईयर बढ़ते नजर आए रुपीस 2061 करोड़ पर। इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो 0.74% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस बढ़ता नजर आया रुपीस 2582.1 करोड़ पर Q2 FY26 में। अगर इसकी तुलना करते हैं हम Q2 FY25 के नेट लॉस से, जो ये आंकड़ा 986.7 करोड़ पर था। इस लॉस में करेंसी इंपैक्ट जो डॉलर की वजह से होता है वो भी इंक्लूडेड है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फिर भी 9.34% ऊपर बढ़ते नजर आए रुपीस 18,555.3 करोड़ पर Q2 FY26 में, जिसका श्रेय जाता है मजबूत ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन को और एफिशिएंट कैपेसिटी डिप्लॉयमेंट को। अरविंद लिमिटेड 2.98% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने 70% ईयर ऑन ईयर राइज दर्ज किया है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में रुपीस 106.74 करोड़ पर। इसका श्रेय जाता है हायर रेवेन्यू को और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस के एब्सेंस को। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स 1.17% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने
मॉडेस्ट 2% ही ईयर ऑन ईयर राइज दर्ज किया है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में रुपीज 257 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 253 करोड़ पर था, किंतु रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस 3.1% नीचे गिरते नजर आए रुपीज 980 करोड़ पर। अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q2 FY25 के रेवेन्यू से, जहां पे ये आंकड़ा रुपीज 1011 करोड़ पर था। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स 1.96% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 43% ईयर ऑन ईयर गिरता नजर आया रुपीज 71.2 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 125 करोड़ पर था। रेवेन्यू फिर भी 1% ऊपर बढ़ता नजर आया ईयर ऑन ईयर रुपीज 1916 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 1896 करोड़ पर था। GMM पॉडलर नीचे गिरता नजर आया 4.6% से, बावजूद इस बात के कि कंपनी ने अच्छा दर्ज किया है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 41.4 करोड़ पर Q2 FY26 में। अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q2 FY25 के आंकड़े से, जहां पे ये आंकड़ा केवल रुपीज 15.2 करोड़ पर था। रेवेन्यू भी 12% ऊपर बढ़ता नजर आया रुपीज 902 करोड़ पर, जो आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 805 करोड़ पर था। रेडिंगटन 15.07% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू Q2 FY26 के लिए रुपीज 29,118 करोड़ पर था, जो 17% ईयर ऑन ईयर ऊपर बढ़ता नजर आया, क्योंकि कंपनी को रोबस्ट डिमांड मिली है भारत, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से। नेट प्रॉफिट भी 32% ईयर ऑन ईयर ऊपर बढ़ता नजर आया रुपीज 388 करोड़ पर। एबिटा भी 23% ईयर ऑन ईयर ऊपर बढ़ता नजर आया रुपीज 632 करोड़ पर। एस्ट्रल 7.39% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 15.1% ऊपर बढ़े ईयर ऑन ईयर रुपीज 1577.4 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 1370.4 करोड़ पर था। इस बढ़त का श्रेय जाता है सस्टेन डिमांड को कोर सेगमेंट्स में। डिलीवरी 7.81% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट लॉस दर्ज किया है रुपीज 50.37 करोड़ का Q2 FY26 में। पिछले साल Q2 FY25 में यही आंकड़ा रुपीज 10.20 करोड़ के प्रॉफिट का था। अवंती फीड्स 0.08% कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 34.87% जम कर गया रुपीज 153.29 करोड़ पर Q2 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 113.65 करोड़ पर ही था। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: श्रीराम फाइनेंस 9.01% ऊपर, M&M 5.82% ऊपर, एशियन पेंट्स 1.40% ऊपर, HDFC लाइफ 2.38% ऊपर, बजाज फाइनेंस 2.28% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स रहे हिंडाल्को 6.78% नीचे, ग्रासिम 5.78% नीचे, पावर ग्रिड 5.60% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस 4.5% नीचे, मारुति 4.37% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? इस हफ्ते एक अच्छे रिबाउंड की आशा तो की जा रही है, जहां पे निफ्टी बुल्स वॉल स्ट्रीट से पॉजिटिव क्यूज लेना चाहेंगे, जहां पे पिछले शुक्रवार वॉल स्ट्रीट में एक अच्छा रिबाउंड नजर आया। दो बड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो क्या निफ्टी और इसके स्टॉक्स पहले ही प्राइस टू परफेक्शन है, और दूसरा क्या रिस्क की वापसी होती नजर आ रही है। स्ट्रीट में फिलहाल तो काफी थकावट देखने को मिल रही है, खास करके डिसअपॉइंटिंग Q2 रिजल्ट्स के बाद। इसके साथ साथ और दुख की बात यह है कि दलाल स्ट्रीट अपने पीयर्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है। फिर भी ये एक माइल्ड फेज है अनसर्टेनिटी और कंसोलिडेशन का, जिसकी शायद मार्केट्स को वाकई में जरूरत थी। ऐसे कंसोलिडेशन के बाद शायद एक रैली फिर से देखने को मिले। इस हफ्ते आने वाले अहम Q2 रिजल्ट्स रहेंगे: रविवार 9 नवंबर को ज्योति CNC VLS फाइनेंस, मंडे नवंबर 10 को सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज, वोडाफोन आइडिया, वी मार्ट रिटेल, मंगलवार नवंबर 11 को वेस्यूवियस, जैगल प्रीपेड, यात्रा ऑनलाइन, टोरेंट पावर, ट्रांस रेल लाइटिंग, विंध्या टेलीलिंक्स, जुआरी इंडस्ट्रीज। बुधवार नवंबर 12 को यूकेन इंडिया, वैनबरी, तेगा इंडस्ट्रीज। गुरुवार नवंबर 13 को विपुल ऑर्गेनिक्स। शुक्रवार 14 नवंबर को V2 रिटेल, यूनिपार्ट्स। आखिर में जाने से पहले टेक्निकल फ्रंट पर निफ्टी को 100 DMA का सपोर्ट डिफेंड करना है, जो है 25,110 मार्क पर। अगर बुल्स ये सपोर्ट संभालते हैं तो फिर से शायद निफ्टी साइकोलॉजिकल 26,000 मार्क टेस्ट कर सकता है, और फिर उसके बाद सबकी निगाहें टिकी हुई है निफ्टी के ऑल टाइम हाई, जो है 26,277.35 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.